Today we are going to discuss Robert Browning's poem. Okay? Which one? My Last Duchess. This is a monologue, and you know the meaning of monologue? In a monologue, one person speaks, and there may be many listeners or there may be one listener. So in this monologue, there is one listener who is an envoy to the Duke of some, neighboring Duke. Okay. As far as the setting of the poem is concerned, setting of this monologue is concerned, this is Renaissance Italy. And Duke, what does Duke mean? Duke means Duke was a post like feudal lord. There were so many feudal kings and जैसे अपने यहाँ सामंत इस तरह होते हैं, तो ड्यूक और उनकी जो वाइफ वो डचेस कहलाती थी. हाँ, लेकिन ड्यूक का फीमेल जेंडर डचेस है. अदरवाइज डच तो वहाँ के नीदरलैंड के जो लोग होते हैं वो डच होते हैं. ये दिस इज़ रेनेसां इटली, और रेनेसां इटली में थोड़ा मटेरियलिज्म, क्योंकि पहले डार्क एजेस थे, आई टोल्ड यू अबाउट द डार्क एजेस, सुपरस्टिशंस, रिलीजियस प्रैक्टिसेस, पीपल वर वेरी मच रिलीजियस एंड रिलीजियस वार्स, 100 years वार्स, और ऐसे एक दूसरे को मार काट करके अपनी रिलीजियसिटी प्रूव करना, ये डार्क एजेस में ऐसा होता था. लेकिन रेनेसां में ह्यूमनिज्म हुआ, यानी रिलीजियसनेस वाज अ डिफरेंट थिंग, वो सेपरेट कर दिया गया. और ह्यूमनिज्म यानी ह्यूमन वैल्यूज़, जैसे तुम्हारे जो सब्जेक्ट कहलाते हैं ना, ये ह्यूमैनिटीज़ कहलाते हैं. तो इसमें ये हमारा जो ड्यूक है, ही इज़ अ लिटिल बिट ग्रीडी और बहुत प्रॉस्पेरिटी चाहता है, क्योंकि एलिजाबेथन एज जो रेनेसां के साथ साथ इंग्लैंड में, रेनेसां तो पूरे यूरोप में हुआ था, बट इन इंग्लैंड देयर वाज रेनेसां और साइमल्टेनियसली एलिजाबेथन एज, जैकोबियन एज, मेटाफिजिकल एज, ये एजेस भी रेनेसां के टाइम ही, चौसरियन एज, ये चलती रही थी. तो इससे कंफ्यूज मत होना, रेनेसां सारे यूरोप में था, एंड रेनेसां रीच्ड इंग्लैंड वेरी लेट, है ना, 14th century, in the later half of the 14th century, रेनेसां रीच्ड इंग्लैंड. तो ये रेनेसां इंग्लैंड से पहले इटली में, सबसे पहले इटली में रेनेसां हुआ था. तो वहाँ का बैकग्राउंड है, वहाँ की सेटिंग है, मतलब किसी ड्यूक का पैलेस है. इसके मोनोलॉग को सुन के हमें ये लगता है कि पैलेस इज़ ऑफ मैनी फ्लोर्स, और नीचे मतलब ग्राउंड फ्लोर पे वो एनवॉय, यानी वो दूत, एम्बेसडर मान सकते हैं, जो प्रपोजल लेकर आया था. ये ड्यूक इज़ ए विडोअर, हिज डचेस हैज़ डाइड. और कोई नेबरिंग ड्यूक का प्रपोजल लेकर के कोई एनवॉय इस ड्यूक के पास आया है, नेबरिंग ड्यूक की डॉटर का प्रपोजल लेकर के. और ये ड्यूक, ही इज़ वेरी क्लेवर, ही डजंट से एनीथिंग डायरेक्टली. और ये ड्यूक ही नहीं, रेनेसां के टाइम में थोड़ा सा सोफिस्टिकेशन बढ़ गया था, लोग क्लेवर हो गए थे, और अपनी बात को डायरेक्ट कहने की बजाय थोड़ा घुमा फिरा कर कहने में यकीन करते थे. तो ये इसकी जो है घुमा फिरा के अपनी बात को ये कहने जा रहा है कि भाई मैं ये उम्मीद करता हूँ, और ये बता रहा है कि पहले वाली जो डचेस थी, वेयर हैज शी गॉन, व्हाट हैज़ हैपेंड टू हर. तो वेरी क्लेवरली, स्किलफुली ही टेल्स हिम दैट शी वॉज मर्डर्ड. अब आप when you read this monologue, when you go through this monologue, you will come to know how
she was murdered, why she was murdered. Okay? अपना स्टेटस, अपनी डिग्निटी सब उस टाइम जो रॉयल फैमिलीज थी, दे मेंटेन्ड देयर डिग्निटी. लेकिन जो ये डचेस है, शी इज़ चाइल्ड लाइक, शी डज नॉट बोदर अबाउट डिग्निटी, इसको डिग्निटी की परवाह नहीं है. और ये ड्यूक इतना डिग्निफाइड है कि वो कह नहीं पाता अपनी वाइफ से, डचेस से, कि तुम इस तरह बिहेव मत करो. वो उम्मीद करता है कि वो डिग्निफाइड तरीके से बिहेव करे, बट शी डजंट बिहेव इन द मैनर द ड्यूक एक्सपेक्ट्स हर. तो शी इज किल्ड. अब हम इसको पोएम को, इस मोनोलॉग को पढ़ करके देखते हैं, और हमें ये डचेस के बारे में बोल रहा है थ्रू आउट. ही डजंट स्पीक एनीथिंग अबाउट हिमसेल्फ, लेकिन इसकी बातों से हमें ड्यूक के बारे में ज़्यादा पता लग जाता है, और यही मोनोलॉग की खासियत है. दिस मोनोलॉग वॉज रिटन इन द सेम ईयर व्हेन यूलिसीज, द प्रीवियस पोएम विच वी रेड द अदर डे, बोथ दीज पोएम्स वर रिटन इन द सेम ईयर 1842. तो ब्राउनिंग की जो स्किल था वो ड्रामेटिक प्रेजेंटेशन में था, एंड ही ट्राइड टू राइट ड्रामाज, ही ट्राइड टू राइट प्लेज, बट ही फेल्ड बिकॉज उसका जो मेन थ्रस्ट था वो इंटरनल एक्शन पे ज़्यादा उसने ध्यान दिया, जबकि स्टेज पे एक्सटर्नल एक्शन होना चाहिए. इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट उस ज़माने के दर्शक समझ नहीं पाते थे. आज के दर्शक तो इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट ज़्यादा समझते हैं, लेकिन उस ज़माने के दर्शक एक्सटर्नल कॉन्फ्लिक्ट ज़्यादा समझते थे. तो ब्राउनिंग अपने ज़माने से यूँ आगे था कि ही ट्राइड टू रिप्रेजेंट द इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स ऑफ द कैरेक्टर्स ऑन द स्टेज, एंड दैट्स वाई ही फेल्ड. अपने ज़माने से जो भी आगे चलता है वो अपने ज़माने में फेल हो जाता है. जैसे मोहम्मद तुगलक फेल्ड बिकॉज वो अपने ज़माने से आगे था. ऐसे बहुत सारे लीडर्स, पॉलिटिशियंस, राइटर्स, ये सब कई लोग इनमें से फेल हो जाते हैं क्योंकि वो अपने ज़माने से आगे चलते हैं. तो ये ड्रामेटिक चीज़ों में, मतलब प्ले राइटिंग में ही फेल्ड. तो फिर ही स्टार्टेड राइटिंग मोनोलॉग्स, पोएम्स, और वहाँ ही बिकेम वेरी सक्सेसफुल, क्योंकि पोएम्स में इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स ज़्यादा दिखाया जाता है, और इसने मोनोलॉग के थ्रू इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट दिखाया. एक मज़े की बात यह है कि विक्टोरियन एरा से पहले क्या था? रोमांटिक एज. उससे पहले क्या थी? न्यू क्लासिकल एज. न्यू क्लासिकल एज में बाहरी चीज़ों पे ही चीज़ लिखते थे, कॉफ़ी हाउसेस पे, मार्केट पे, सोसाइटी पे, मतलब इंटरनल कुछ भी नहीं लिखते थे, जबकि पोएम में इंटरनल होना चाहिए. फिर भी वे चल रहा था. रोमांटिक एज में इंटरनली ज़्यादा लिखने लगे, एक्सटर्नल उन्होंने कुछ नहीं लिखा. उन्होंने किसी जगह का वर्णन नहीं किया, उन्होंने अपने अंदर के इमोशंस के बारे में लिखा. तो बहुत लंबे लंबे समय तक ये ज़माने रहे, है ना. रोमांटिक एज 1798 से 1837 तक आप मान सकते हो कितने साल चल गया. लगभग 150 साल के करीब. तो वो इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट के बारे में लिख रहे थे और चल भी रहा था. अब ये जो विक्टोरियन एरा है ये दोनों का कॉम्बिनेशन है, इंटरनल भी एक्सटर्नल भी. इसलिए ये मोनोलॉग वाला फॉर्म ज़्यादा अपील करता है विक्टोरियंस को, कि इसमें इसके थ्रू एक्सटर्नल भी बात चल रही है लेकिन बात अंदर की भी चल रही है. ठीक है ना. तो दिस इज माई लास्ट डचेस. दैट्स माई लास्ट डचेस पेंटेड ऑन द वॉल लुकिंग एज इफ शी वर अलाइव. अब आप अंदाज़ा लगा सकते हो, है ना. हाँ, कि भाई वो जो ड्यूक है उसके साथ एनवॉय है और वो कोई पेंटिंग्स दीवारों पे लगी हुई है, एंड द ड्यूक इज शोइंग द पेंटिंग्स ऑन द वॉल एंड ही स्टॉप्स इन फ्रंट ऑफ a particular painting, and there he says, look at this painting. This painting looks as if it is alive. The person in this painting is alive.
बहुत कलाकारी से कलाकार ने। तो इसके थ्रू ड्यूक ने क्या बता दिया कि भाई ही लाइक्स आर्टिस्टिक थिंग्स, पेंटिंग्स वगैरह का शौक। तो जो एरिस्टोक्रेटिक फैमिलीज़ के जो लोग थे, एरिस्टोक्रेटिक यानी बहुत कुलीन परिवारों के जो लोग थे, वो पेंटिंग, म्यूज़िक, लिटरेचर इसको पसंद भी करते थे, पैट्रोनाइज भी करते थे, यानी इसके लिए खूब दिल खोल के पैसा देना आर्टिस्ट को, ऐसा काम भी करते थे। तो हमारा ये ड्यूक पहली लाइन में ही मेक्स इट क्लियर या ही रिवील्स हिज ओन पर्सनैलिटी बाय हिज स्टेटमेंट्स एंड ही सेज दैट लुक एट दिस पेंटिंग। यानी इसको पढ़ते हमें पता लग गया कि और भी पेंटिंग्स इसने दिखाई है। और फिर ये दिस इज लाइवली पेंटिंग, लुकिंग एज इफ शी वर अलाइव। आई कॉल दैट पीस अ वंडर नाउ। ये एक वंडर है, ये दिस पीस, दिस पेंटिंग, दिस इज अ वंडर। आजकल मैं इसको वंडर कहता हूं। क्यों? फ्रा पेंडोल्फ्स हैंड्स वर्कड बिजीली अ डे एंड देयर शी स्टैंड्स। फ्रा पेंडोल्फ, फ्रायर होते थे। फ्रायर कौन होते थे? जो इनके रिलीजियस ऑर्डर में, चर्च का जो हायरार्की है उसमें फ्रायर एक तरह से साधु है ना। तो इसने ये बताया बड़े चालाकी से कि फ्रायर पेंडोल्फ ने इसको बनाने में हैंड्स वर्कड बिजली ए डे, पूरे दिन इस पेंटिंग को ड्रॉ किया। नाम है, दिस इज ए प्रॉपर नाउन। तो आपको क्या पता चला इस लाइन को सुनकर के? आप क्या अंदाज़ा लगाते हो? आप ये अंदाज़ा लगाते हो कि उसकी पत्नी की फ़ोटो, उसका पत्नी की पेंटिंग पोर्ट्रेट ड्रॉ करने के लिए कोई और को उसने नहीं आने दिया। किसको आने दिया? एक साधु को। हैं? तो वो थोड़ा पजेसिव है कि कोई और इसकी पत्नी का पोर्ट्रेट नहीं बनाए, इसकी पत्नी को दिन भर नहीं देखे। तो इसलिए दूसरी लाइन में हमें ये पता लगा कि ही इज़ वेरी मच पजेसिव, है ना। और वो थोड़ा शक्की मिजाज का भी। फ्रा पेंडोल्स हैंड्स वर्कड बिजीली ए डे एंड देयर शी स्टैंड्स। विल इट प्लीज यू सिट एंड लुक एट हर। फिर वो उस एनवॉय को, उस दूत को कहता है कि भाई क्या आप थोड़ी देर बैठिए, आप यहाँ बैठिए और देखिए इस तस्वीर को। ये एक रियल घटना पे आधारित मोनोलॉग है, हैं? दिस इज़ बेस्ड ऑन ए हिस्टोरिकल इंसिडेंस। एक अल्फोंसो II था, फरेरा का ड्यूक ऑफ फेरेरा एक जगह है इटली में। तो वहाँ का जो ड्यूक था अल्फोंसो, ALFONSO II, अल्फोंसो II। और जो उसकी लास्ट डचेस थी वो ल्यूक्रेजिया डी मेडिसी, LUCREZIA, लुक्रेजिया डी मेडिसी, MEDICI, मेडिसी। और जो एनवॉय है वो काउंट ऑफ टिरोए, इटली में काउंट ऑफ टिरोए काउंटी होती थी, है ना। काउंटी का जो रूलर होता था वो काउंट होता था। जैसे ड्यूक होता है वैसे काउंट भी एक पोस्ट थी। तो काउंट ऑफ टिरोए का जो उसके लिए मैरिज प्रपोजल लाया है ना, काउंट की डॉटर का, ठीक है। तो ये कहता है अब ये ड्यूक कह रहा है उसको, एनवॉय को, कि बैठो और देखो इस तस्वीर की तरफ। फिर उसके सामने आके कहता है कि तुम्हें पता है फ्रा पेंडोल्फ मैंने जानबूझकर कहा है ताकि तुम समझ जाओ कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। फ्रा पेंडोल्फ, आई सेड फ्रा पेंडोल्फ बाय डिज़ाइन, इंटेंशनली, डेलिबरेटली, जानबूझ करके कहा है। फॉर नेवर रेड स्ट्रेंजर्स लाइक यू दैट पिक्चर्ड काउंटेनेंस, क्योंकि तुम्हारे जैसे स्ट्रेंजर्स उसका चेहरा नहीं देख सकते थे जिसकी पिक्चर तुम देख रहे हो, है ना। नोबडी वॉज अलाउड टू लुक एट हर। इंडिया में तो
होता ही नहीं था कि भी स्त्री, राज परिवार की स्त्री को कोई भी देख ले, साधु भी नहीं देख सकता था। लेकिन अपन यूरोप की बात कर रहे हैं, यूरोप में बहुत अजीब बात थी, फिर भी ये इतना पजेसिव है कि ही डजंट अलाउ, ही सेड दैट आई डिड नॉट अलाउ एनीबडी टू लुक एट द फेस ऑफ दैट पर्सन हुज पिक्चर इज हैंगिंग देयर। क्लियर? हाँ, द डेप्थ एंड पैशन ऑफ इट्स अर्नेस्ट ग्लांस, उसका फेस भी नहीं पढ़ सकते थे कोई भी, और उस फेस पे जो एक्सप्रेशन था, जो पैशन, फीलिंग्स, इमोशंस, उसको सवाल ही नहीं है। द डेप्थ एंड पैशन ऑफ इट्स अर्नेस्ट ग्लांस, बट टू माई सेल्फ दे टर्न्ड, since none puts by the curtain I have drawn for you but I। तो जब मैं उनको, अब डायरेक्टली तो उसको देख नहीं सकते थे, तो इस तस्वीर को तो देख ही सकते हैं। तो जब भी वो इस तस्वीर की तरफ कोई स्ट्रेंजर देखता है तुम्हारी तरह, तुम भी मुड़ोगे और पूछोगे, और तुमसे पहले भी कई लोगों ने देखा और मुड़ के मुझसे पूछा, क्या उसने सब यही पूछेंगे और तुम भी यही पूछोगे। बट टू माई सेल्फ द टर्न, मेरी तरफ वे मुड़ते हैं या मुड़े, सिंस नन पुट्स बाय द कर्टन आई हैव ड्रॉन फॉर यू, जो इस तस्वीर के आगे जो कर्टन है वो उसको कोई नहीं हटा सकता, केवल मैं हटा सकता हूँ। जैसे मैंने तुम्हारे लिए हटाया, वैसे मैंने औरों के लिए हटाया, तो वो मुझसे ही पूछते हैं जो भी देखते हैं। तो इसमें उसकी पजेसिवनेस आपको दिखाई दे रही है कि कोई पर्दा तक नहीं हटा सकता उस डेड डचेस की पेंटिंग का, इतना ज़्यादा पजेसिव है ना। तो पजेसिव ज़्यादातर लोग होते हैं, हस्बैंड्स भी होते हैं, वाइफ्स भी होती हैं। पजेसिव का मतलब मैं चाहूँगा जो करोगी, मैं चाहूँगा जो पहनोगी, मैं चाहूँगा वहाँ घूमोगे, है ना। तो ये पजेसिव नेचर, ये एक साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है जिससे कि घरों में टेंशन और जो है क्वारल्स वगैरह, प्रेमी प्रेमिकाओं में भी, प्रेमिका ज़्यादा पजेसिव है ना। हाँ, मैं कहूँगा या कहूँगी वही ड्रेस पहननी है, वो ऐसा ही बैग लाना है, हाँ किससे बात करनी है, ये तो वह तो पहली शर्त है पजेसिव होने की, है ना। पजेसिव होके पहले एक दूसरे की जीमेल की आईडी ले लेते हैं कि भाई मैं देखूंगा, सारे चीज़, कोई लड़की पर्स लाई तो उसका पर्स खोल के चेक करना, ये सारा पजेसिव होने की एक निशानी है, और ये एक बीमारी है जिसको शुरुआत में अच्छा लगता है लेकिन बाद में ये परेशान कर देती है। तो दिस ड्यूक इज़ पजेसिव अबाउट हिज वाइफ, और ये पजेसिवनेस ही इतना जो ट्रेजिक रिजल्ट उसमें निकलता है। एंड सीम्ड दे वुड आस्क मी, और जैसे मैं पर्दा हटाता हूँ तो ऐसा लगता है वो मुझसे पूछते हैं, ऐसा लगता है वो मुझे पूछेंगे, वो क्यूरियसली मेरी तरफ देखते हैं, है ना। और क्या पूछना चाहते हैं, इफ़ दे डस्ट, अगर उनकी हिम्मत हो तो पूछ नहीं पाते मतलब, लेकिन वो क्यूरियोसिटी से मेरी तरफ देखते हैं। क्या, हाउ सच ए ग्लांस केम देयर, कि इस डचेस की आंखों में ये जो कशिश है ये कैसे आ रही है, क्यों आ रही है ये कशिश और शर्माहट, नशीली आंखें, हाँ नशीली या शर्माहट और ललाई सी मतलब है ना। तो ये कह रहा है कि भाई जो स्ट्रेंजर्स आते हैं इस पेंटिंग को देखते हैं, वो पूछना चाहते हैं, वो पूछ ले अगर वो हिम्मत करते तो, लेकिन वो नहीं पूछते, लेकिन मैं समझ जाता हूँ और मैं उनको अभी जैसे मैं तुम्हें बताऊंगा वैसे उनको भी यही बताता हूँ। क्या बताता हूँ, एंड सो नॉट द फर्स्ट आर यू टू टर्न एंड आस्क दस, इसलिए तुम पहले आदमी नहीं हो जो मुड़ के मुझसे पूछना चाह रहे हो। सर, इट वॉज नॉट हर हस्बैंड्स प्रेजेंस ओनली called that spot of joy into the Duchess' cheeks. Perhaps Fra Pandolf chanced to say her mental lapse over my lady's wrist too much. तो ड्यूक कह रहा है
इसके जो जो शर्माने वाली जो जो है ललाई इसके फेस पे है ना, वो उसके हस्बैंड की उपस्थिति की वजह से नहीं है। शायद फ्रा पेंडोल्फ ने उससे, कई बार यूँ कह देते तारीफ में, उससे कहा, शायद फ्रा पेंडोल्फ ने क्या कहा, सर इट वॉज नॉट हर हस्बैंड्स प्रेजेंस ओनली। ड्यूक कह रहा है एंड वो इसे कि वो हस्बैंड, उसका हस्बैंड इसके सामने खड़ा था जब पेंटिंग बन रही थी, लेकिन ये लड़ाई उसी के वजह से नहीं, एक वजह और भी शायद है, इसलिए है। कॉल्ड दैट स्पॉट ऑफ जॉय इनटू द डचेस चीक। उस डचेस के गालों पे जो खुशी की जो ललाई है वो उसके हस्बैंड की प्रेजेंस की वजह से नहीं, परहैप्स शायद फ्रा पेंडोल्फ चांस्ड टू से, बाय चांस फ्रा पेंडोल्फ ने इससे कहा, हर मेंटल लैप्स ओवर माई लेडीज रिस्ट टू मच। माई लेडी बोलते हैं रेस्पेक्ट से, है ना, माई लॉर्ड की तरह, मी लॉर्ड बोलते हैं ना, वैसे माई लेडी। तो उसने कहा कि जो ये दुपट्टा है ये माई लेडी की कलाई पे कुछ ज़्यादा ही गिरा हुआ है, मतलब आप थोड़ा सा उठा के इसको सही कर लें। लेकिन वो इतनी भोली, वैसे तो भोली थी लेकिन इसकी नज़र में बेवकूफ़ थी कि उसको सही करने के बजाय शर्मा गई। मतलब ये हिंट दे रहा है कि वो क्यों मरी, मतलब मुझे क्यों पसंद नहीं थी। और वो हिंट क्यों दे रहा है? वो हिंट इसलिए दे रहा है कि मैं नई जो लड़की का तुम प्रपोजल ला रहे हो वो वैसी नहीं होनी चाहिए जैसी पुरानी वाली थी, है ना, नहीं तो उसके साथ वही होगा जो पुरानी वाली के साथ हुआ था। तो मतलब आई डोंट एक्सपेक्ट हर टू बी चाइल्डिश, द न्यू वाइफ टू बी चाइल्डिश। वो थोड़ी डिग्निफाइड, थोड़ी सोलम, गंभीर होनी चाहिए। मतलब उस ज़माने में रॉयल फैमिलीज, एरिस्टोक्रेटिक फैमिलीज में प्रेम, लव, अनकंडीशनल लव, ये कॉन्सेप्ट वहाँ भी नहीं थे, यहाँ भी नहीं थे। आदमी was the owner, man was the owner of his wife। लव का कोई कॉन्सेप्ट ऐसा नहीं था, है ना। तो अभी अपन यूरोपियन कंट्रीज़ की बात कर रहे हैं कि ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा, ना तो इसको खूबसूरती में इंटरेस्ट है और कुछ चीज़ों में इंटरेस्ट नहीं है, ये चाहता है कि वो डिग्निफाइड हो, रॉयल फैमिली की तरह रहे, सोलम हो। तो ये हिंट दे रहा है, ये इतना डिग्निफाइड है कि डायरेक्ट कहना तो गिरना होता है अपने स्तर से। जो डिग्निफाइड लोग हैं वो तरीके से अपनी बात को कन्वे करते हैं। तो दिस ड्यूक इज ट्राइंग टू कन्वे व्हाट ही वांट्स, व्हाट ही एक्सपेक्ट्स इन हिज न्यू वाइफ। या फ्रा पेंडोल्फ ने ये कहा होगा कि पेंट मस्ट नेवर होप टू रिप्रोड्यूस द फेंट हाफ फ्लश दैट डाइज अलोंग अ थ्रॉट। यह हो सकता है कि फ्रा पेंडोल्फ ने ये कहा हो, उसकी तारीफ में कहते ही हैं पेंटर वगैरह कि भाई आप जैसी आपकी जो खूबसूरती है वो पेंटिंग में आ ही नहीं सकती, चाहे मैं हूँ, चाहे मुझसे बड़ा कोई और कलाकार हो या दुनिया का सबसे बड़ा कलाकार हो, आर्टिस्ट हो। He can never represent the real beauty of your countenance।